प्रेम अपनी बीमार माँ संगीता के पास उसके कमरे में बैठा उसके पैर दबा रहा था। बस मेरे बच्चे, अब जाकर तू आराम कर। सारा दिन काम करके थक गया होगा ना तू। ठीक है माँ, आप भी दवाई याद से लेकर सो जाना, और कुछ भी तकलीफ हो तो फौरन मुझे आवाज लगा देना, मैं चला आऊंगा। मेरा बच्चा कितना समझदार और आज्ञाकारी है ना। भगवान मेरे प्रेम को हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता खुश रखना। इधर प्रेम कमरे में जाता है तो उसके दो छोटे भाई और उनकी पत्नियां टीवी देख रहे थे। वरुण, महेश, तुम्हें कल ऑफिस जाना है ना, चलो जाकर सो जाओ। जी भाई, बस जाते हैं। तभी वहां प्रेम की पत्नी साक्षी अपने दो छोटे बच्चों के साथ आती है। अरे, ये लोग अब तक सोए नहीं। भाभी जी देखिए कितनी अच्छी मूवी लगी है। देवर जी, कल तुम दोनों को काम पर भी जाना है, चलो जाकर सो जाओ। अगले दिन सवेरे। रिया, तुम्हें पता है प्रेम भैया हमारे बड़े भाई नहीं बल्कि ये हमारे पिता समान है। प्रेम भैया ने हमें इस काबिल बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज अगर प्रेम भैया ना होते तो शायद आज हम इस मुकाम पर कभी पहुंच नहीं पाते। सच में प्रेम भैया, आप जैसा बड़ा भाई हर किसी का होना चाहिए। अरे बस बस, चलो अब दोनों काम पर जाओ। प्रेम के दोनों छोटे भाई उसी शहर की कंपनी में नौकरी करते हैं और प्रेम उसी शहर के एक कारखाने में मजदूरी करता है। प्रेम अपने परिवार के साथ शहर में अपने बड़े से घर में रहता है। सालों पहले ही प्रेम के पिता की मौत हो चुकी थी और पिता की मौत के बाद मां ने भी बीमारी के चलते बिस्तर पकड़ लिया था। पिता के जाने के बाद प्रेम के कंधों पर अपने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी आ गई थी। प्रेम ने मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों की शादी एक अच्छे और बड़े घर की लड़कियों से करा दी। इसलिए प्रेम के भाई प्रेम को पिता और भगवान के रूप में देखते थे। थोड़े समय बाद तीनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। भाभी जी, हम अपने मायके होकर आए क्या? ठीक है, तुम हो आओ अपने मायके। रिया दिया दोनों अपने मायके चली जाती हैं। सरला, आलोक, चलो तुम दोनों भी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तभी रोज की तरह साक्षी अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है और खूब सेवा करती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। प्रेम और उसके परिवार वाले काफी खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तभी एक शाम प्रेम कारखाने से बाहर आता है तो अचानक उसे घबराहट, बेचैनी होने लगती है। मुझे इतनी घबराहट, बेचैनी क्यों हो रही है? प्रेम सड़क पर पैदल चल रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर सड़क पर ही गिर जाता है। रात का समय, ये अब तक घर क्यों नहीं आए? अरे भाई, किसी काम में फंसे होंगे, भाभी आ जाएंगे। देवर जी चाहिए ना, इन्हें देख कर आइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भाई को सच में आज कुछ ज्यादा ही समय हो गया। वरुण, चलो हम दोनों भाई को देख कर आते हैं। दोनों भाई अपनी बाइक पर कारखाने की ओर जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उन्हें प्रेम सड़क पर बेहोश बेसुध पड़ा हुआ दिखाई देता है। भाई उठिए, भाई क्या हुआ आपको? भाई उठिए। प्रेम बेहोश था। तभी दोनों भाई जैसे तैसे प्रेम को अपनी बाइक पर हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपने परिवार वालों को कॉल करके हॉस्पिटल में बुलाते हैं। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा कीजिए। प्रेम का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे भाई को? देखिए, प्रेम जी को कैंसर है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब? भाई तो बिल्कुल ठीक थे। देखिए, ऐसी बीमारियां पहले से ही शरीर में जन्म ले लेती है, पर हमें बाद में पता चल पाता है। आपके भाई को लास्ट स्टेज का कैंसर है। आप तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने भाई का इलाज करवाइए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, भाई के इलाज में खर्च कितना आएगा? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लगभग 80-90 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। ये क्या हो गया इनके साथ? भाभी संभालिए खुद को। हाँ भाभी, देखना जेठ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोनों बच्चे भी साक्षी से लिपट कर रोने लगते हैं। एक ही पल में प्रेम के हंसते खेलते परिवार पर कहर की बिजली गिर पड़ी थी। थोड़े समय बाद सब प्रेम को लेकर घर आते हैं। रात का समय। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? हमें तो अभी अभी नौकरी मिली है, पर भाई का इलाज कराना तो जरूरी है ना। पागल हो क्या आप? इलाज के लिए 80-90 लाख रुपए लग रहे हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं तो कहती हूँ अब हमें आपके भाई और उनके बीवी बच्चों को इस घर से निकाल देना चाहिए। दिया सही कह रही है जी। सोचिए, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है और अगर हम सारा पैसा सब कुछ आपके भाई के इलाज में लगा देंगे तो हम तो रास्ते के भिखारी बन जाएंगे। बात तो सही है रिया,
दोनों बहनें अपने पतियों को काफी बहकाने लगती हैं और इधर प्रेम अपने कमरे में बेड पर लेटा था और उसकी पत्नी बच्चे उसके पास बैठे रो रहे थे। अगले दिन सवेरे भाई, मुझे लगता है अब आपको और भाभी को इस घर से चले जाना चाहिए। ये सुनकर प्रेम और साक्षी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है तू महेश? महेश सही कह रहा है भाई। आपकी बीमारी के इलाज के लिए कितना खर्च लग रहा है, अब हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसलिए अब या तो आप इस घर से चले जाइए या हम दोनों भाई यहाँ से चले जाते हैं। अपने भाइयों की बातें सुनकर प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पिताजी से वचन लिया था कि मैं तुम दोनों को इस घर से कभी अलग नहीं होने दूंगा। साक्षी, सामान बांधो, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी प्रेम और साक्षी अपना सामान बांधकर बेसुध पड़ी अपनी सास संगीता के कमरे में जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। चलो, इस घर से बला तो टली। इधर प्रेम अपने परिवार के साथ सड़क किनारे फुटपाथ पर आकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी तबाही आ गई हमारे जीवन में। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। अब हम कहाँ जाएं? जिन भाइयों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, उन भाइयों के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया। उन्हीं भाइयों ने इस मुसीबत में मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जी सब्र रखिए, देखना आपकी अच्छाई का सिला आपको जरूर मिलेगा। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और चारों बारिश में गीले होने लगते हैं। अभी बारिश कहाँ से आ गई? जी आप और बच्चे यहीं बैठिए, मैं किसी से मदद मांगती हूँ। साक्षी दौड़ते हुए आसपास के घरों में जाती है और उनसे सहायता मांगती है। बहन जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप कुछ देर के लिए हमें अपने इस घर में रहने दे सकती है? आपकी बहुत मेहरबानी होगी बहन जी। अरे नहीं, हम ऐसे ही किसी को अपने घर में नहीं आने देते। मैं आपके पैर पड़ती हूँ बहन जी, हमारी सहायता कीजिए। महिला दरवाजा बंद कर देती है। इस तरह साक्षी हर घर में जाकर रहम की भीख मांगने लगी, पर किसी को भी इस गरीब साक्षी पर रहम नहीं आता। कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी साक्षी प्रेम और बच्चों के पास आकर बैठ जाती है। करीब पूरी रात साक्षी, प्रेम और उसके बच्चे बारिश में भीगते भीगते ठिठुरते रहे। अगले दिन सवेरे माँ, भूख लगी है। साक्षी, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं खाना और काम दोनों तलाश करके आता हूँ। नहीं जी, आपको डॉक्टर ने कोई भी काम करने से मना किया है। आप यहाँ बच्चों के पास बैठिए, मैं खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। साक्षी शहर में एक एक से सहायता मांगती है पर कोई मदद नहीं करता। तभी वो एक ढाबे के पास जाती है और उससे रो रो कर खाना मांगती है। मालिक, मेरे बच्चे कल रात से भूखे, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ मालिक। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तभी साक्षी उस ढाबे के मालिक को अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ साक्षी, रो मत, मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों को भी खाना देता हूँ। कहाँ है वो? उनको मेरे ढाबे पर लेकर आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं अभी अपने पति और बच्चों को लेकर आती हूँ। भूख की तड़प मिटाने के लिए साक्षी दौड़ते हुए अपने पति और बच्चों के पास जाती है और उन्हें लेकर ढाबे पर आती है, जहाँ गुलशन सबको खाना खिलाता है। मालिक, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने आज हम मजबूरों को खाना खिलाकर बड़ा ही पुण्य का काम किया है। अरे इसमें धन्यवाद कैसा साक्षी, आखिर एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। वो सामने छोटा सा घर देख रहे हो, वो मेरा घर है, अब वहाँ कोई नहीं रहता। तुम चाहो तो वहाँ जाकर रह सकते हो। और साक्षी, तुम मेरे ढाबे पर सफाई का काम भी कर सकती हो। मैं बदले में तुमको 200 रुपए दिया करूँगा, जिससे तुम अपने परिवार का गुजारा चलाना। ये सुनकर प्रेम साक्षी काफी खुश हो जाते हैं। आप महान हो मालिक। तभी साक्षी गुलशन के ढाबे में काम के लिए हाँ कह देती है और अपने पति और बच्चों को गुलशन के छोटे से झोपड़े के अंदर ले जाती है और उन्हें वहां छोड़कर उसी समय से गुलशन के ढाबे पर आकर सफाई का काम करने लगती है। साक्षी ढाबे पर सफाई कर रही थी और गुलशन उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। तभी साक्षी गुलशन की ओर देखती है। क्या हुआ मालिक, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं साक्षी, देख रहा हूँ कि मजबूरी भी इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर कर देती है। तभी साक्षी शाम तक गुलशन के ढाबे पर काम करके उससे 200 रुपए लेकर अपने पति बच्चों के पास चली जाती है।
रात का समय, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। तभी गुलशन खाना लेकर अपने उस घर में साक्षी के पास जाता है। मालिक, आप मुझे बुला लिए होते। अरे मुझे लगा तुम लोग भूखे होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ये खाना लो और कल जल्दी ढाबे पर आ जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। गुलशन वहाँ से चला जाता है। ये देखो, इनसे तो अपना कोई रिश्ता भी नहीं है साक्षी, फिर भी मालिक हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, कितना अपनापन जता रहे हैं ये। और एक हमारे अपने हैं जिन्होंने हमें जीते जी मार दिया। तभी चारों गुलशन के दिए उस खाने को खाते हैं। थोड़े समय बाद खाना खाते ही अचानक चारों बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां एक आदमी काली चादर ओढ़े आता है और वो साक्षी को अपने कंधों पर उठाकर साक्षी को लेकर वहां से चला जाता है। प्रेम और बच्चे बेहोश थे। अब वो आदमी कौन था जो साक्षी को उठाकर ले गया? क्या साक्षी किसी मुसीबत में पड़ने वाली है? अगले दिन सवेरे प्रेम, सरला, आलोक तीनों की आंख खुलती है तो घर में साक्षी नहीं थी। पिताजी, माँ कहाँ चली गई? शायद ढाबे पर गई होगी, चलो हम उसे वहीं पर देख कर आते हैं। प्रेम अपने बच्चों के साथ गुलशन के ढाबे पर जाता है। गुलशन काउंटर पर बैठा हुआ था। आओ आओ प्रेम, साक्षी कहाँ है? वो अब तक ढाबे पर क्यों नहीं आई? क्या साक्षी यहाँ नहीं आई? पर वो तो घर पर नहीं है। मैं तो सवेरे से साक्षी जी की राह देख रहा हूँ। कमाल है, फिर अचानक साक्षी बिना बताए कहाँ चली गई? साक्षी के अचानक लापता होने से प्रेम और बच्चे परेशान होने लगते हैं। साक्षी जी किसी काम से गई होंगी, तुम घर जाओ, साक्षी जी आ जाएंगी। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। हाँ पिताजी, माँ आ जाएगी, आप घर चलिए। प्रेम अपने घर चला जाता है। करीब 1 घंटा बीत जाता है पर साक्षी अब तक घर नहीं आई थी। आखिर वो कौन था जो साक्षी को ले गया था? क्या साक्षी किसी मुसीबत में फंस गई है? देखते ही देखते शाम हो जाती है पर अब तक साक्षी का कुछ पता नहीं चल पाया था। प्रेम और बच्चे पागलों की तरह साक्षी को शहर में तलाश करने लगते हैं। तभी तीनों गुलशन के ढाबे पर आते हैं। मालिक, साक्षी आई थी क्या? नहीं, साक्षी अचानक कहाँ चली गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा मालिक कि साक्षी अचानक कहाँ गई। पिताजी, माँ क्यों नहीं आ रही है? रो मत बिटिया, तुम्हारी माँ आ जाएगी। प्रेम, तुम बैठो यहाँ कुर्सी पर। गुलशन प्रेम और उसके बच्चों को अपने ढाबे पर बिठाता है। कहाँ चली गई हो तुम साक्षी? तभी रात हो जाती है पर अब तक साक्षी का कुछ पता नहीं चल पाया था। प्रेम, अब तुम तीनों घर जाओ। हम कल सवेरे पुलिस थाने जाकर साक्षी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवा कर आएंगे। प्रेम खूब रोने लगता है। तभी बच्चे प्रेम को घर ले जाते हैं तो घर आते ही प्रेम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जोर जोर से हांफने लगता है। ये देखकर उसके बच्चे घबरा जाते हैं। पिताजी, पिताजी क्या हो रहा है आपको? इधर गुलशन अपना ढाबा बंद कर देता है और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। हाँ सुनो, एक चीज आई है हाथ। कहाँ हो तुम? उधर से कोई जवाब दे रहा था। हाँ हाँ, मैं लेकर आता हूँ। गुलशन कॉल कट कर देता है। तभी वो पास में अपने बड़े से घर जाता है। वाह वाह गुलशन, आज तो तू माला माल हो जाएगा। तभी गुलशन अपने घर में रखी एक बोरी का मुंह खोलता है तो उस बोरी के अंदर साक्षी बेहोश पड़ी थी। देखा साक्षी, इसे कहते हैं फायदे का सौदा। मैंने कितनी चालाकी से तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाई और तुम्हें बेहोशी वाला खाना खिलाकर तुझे अपने कब्जे में ले लिया। अब मैं तुझे बेचकर लाखों रुपए कमाऊंगा। चलो, अब कोई देखे उससे पहले ही साक्षी को बेच आता हूँ। गुलशन बोरी का मुंह बांध देता है जिसमें साक्षी बेहोश पड़ी थी। तभी वो बोरी बाहर लेकर आता है और उसे अपनी कार पर रखकर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में जाता है जहाँ प्रेम का छोटा भाई वरुण खड़ा था। माल लेकर आए हो? जी साहब, बड़ा ही तगड़ा माल है आज का। तभी वरुण गुलशन को कई सारे पैसे देता है। असल में वरुण गुलशन से हमेशा ऐसे ही लोगों को खरीदता था। अब इसे भी विदेश में बेच दूंगा। वरुण इंसानों को विदेश में बेचने का काम करता था। तभी वरुण जैसे ही बोरी का मुंह खोलता है तो उसके अंदर साक्षी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे भाभी! तभी साक्षी को होश आ जाता है। देवर जी, गुलशन मालिक, आप दोनों, मैं ये देवर जी? बेवकूफ, ये मेरी भाभी है। क्या? देवर जी, क्या है ये सब? आप लोग मुझे ये कहाँ ले आए? अब क्या करें? करे क्या? तूने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया गुलशन। साफ साफ बताओ क्या चल रहा है ये? प्रेम जी और मेरे बच्चे कहाँ हैं?
मैंने तुझे वरुण साहब को बेच दिया है। अब वरुण साहब तुझे विदेश में बेच देंगे। ये सुनकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। क्या? वरुण साहब अब क्या करें? तभी साक्षी दोनों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे वरुण और गुलशन दोनों भागने लगते हैं। अरे पकड़ उसे गुलशन, वरना हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। साक्षी तेजी से भागी जा रही थी और वरुण गुलशन उसके पीछे भागे जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर साक्षी को उड़ा देता है, जिसके बाद साक्षी की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर वरुण और गुलशन के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो मर गई। निकल यहाँ से, और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों वहां से भाग जाते हैं। साक्षी की लाश वहीं सड़क पर पड़ी थी। इधर वरुण घर आता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। अब क्या करूं? वरुण गुलशन के साथ सालों से लोगों को बेचने का काम करता आ रहा था और इस बारे में अब तक किसी को खबर नहीं थी। बहरहाल सवेरा हो जाता है। जब प्रेम और उसके बच्चे पुलिस थाने आकर साक्षी के लापता होने की खबर लिखवाते हैं तो पुलिस को सड़क पर साक्षी की लाश मिलती है, जिसके बाद सब समझ रहे थे कि सड़क हादसे में साक्षी की मौत हो गई। अपनी पत्नी और मां की मौत देखकर प्रेम और उसके बच्चे खूब रोने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। प्रेम और उसके बच्चे भूखे प्यासे उस छोटे से घर में बैठे थे। प्रेम जिंदा लाश की तरह घर में पड़ा था और उसके बच्चे अपने पिता के पास रोते हुए बैठे थे। इधर वरुण घर के सोफे पर परेशान बैठा था। तभी वहां महेश और रिया दिया आते हैं। परेशान हो चुका हूं मैं तो माँ की वजह से। कितना इलाज कराऊं मैं माँ का? अब क्या करे वरुण माँ का? भाई मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हम ना माँ को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। माँ के कारण बहुत परेशानी हो रही है। सही कह रहा है तू वरुण, हम माँ को अनाथ आश्रम ही छोड़ आते हैं। तभी अगले ही दिन महेश और वरुण संगीता, जो काफी बीमार थी, उसे शहर के एक अनाथ आश्रम में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद अचानक बीमारी के चलते संगीता की मौत अनाथ आश्रम में हो जाती है। इधर महेश और वरुण को अनाथ आश्रम से संगीता की मौत की खबर आती है तो वो चारों अनाथ आश्रम में आते हैं, जहां अनाथ आश्रम का मालिक कौशल जब संगीता की लाश को देखता है। अरे ये तो संगीता बहन है, ये यहाँ थी? आप जानते हो हमारी माँ को? हाँ, बहुत अच्छे से। संगीता बहन सालों पहले हमारे इस अनाथ आश्रम में अपने बेटे प्रेम के साथ दान किया करती थी। तभी हमारे आश्रम में 2 नवजात बच्चे आते हैं। उनकी हालत बहुत खराब थी। पैदा होते ही उन्हें मरने के लिए कचरे में फेंक दिया था। कुत्तों के काट जाने से भी वो बहुत रो रहे थे। उन दोनों बच्चों को रोता देखकर संगीता बहन का दिल पिघल गया और उनसे रहा नहीं गया। संगीता बहन ने दोनों बच्चों को गोद ले लिया। ये सुनकर वरुण महेश के होश उड़ जाते हैं। क्या हम अनाथ थे? इसका मतलब ये हमारी माँ नहीं है, जिस माँ ने हमें इतना अच्छा जीवन दान दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उस माँ के साथ हमने ऐसा किया। प्रेम भाई हमारे सगे भाई भी नहीं थे। उस भाई ने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, एक पिता की तरह हमारी परवरिश की। उस भाई को हमने दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। दोनों अपने किए पर खूब रोने लगते हैं। तभी वरुण महेश, रिया, दिया को साक्षी की मौत के बारे में और अपने कारनामों के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर महेश वरुण को बहुत मारता है। नालायक! जिस देवता समान भाई ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी, तूने उस भाई की पत्नी के साथ इतनी दर्दनाक हरकत की। हाँ? उसे क्या मार रहे हो? आपने कौन सा अपने भाई और माँ को खुशियां दी हैं? तुम दोनों को तो अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। वरुण महेश खूब रोने लगते हैं। माँ जी और भाभी को तो हमने खो दिया, अब प्रेम भाई साहब को नहीं खोना चाहते हम। अब वही है जिनसे हम अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं। हमें प्रेम भाई को ढूंढना होगा। तभी चारों दौड़ते हुए गुलशन के पास जाते हैं। गुलशन बता, तुझे मेरी भाभी कहाँ मिली थी? मेरे प्रेम भाई और उनके बच्चे कहाँ हैं गुलशन? वो सामने घर है ना, उसी में आपका भाई और उसके बच्चे हैं। चारों उस घर की ओर जाने लगते हैं। प्रेम की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और उसके बच्चे भूख की तड़प में अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे थे। तभी प्रेम को अपने स्वर्गवासी माता पिता दिखाई देते हैं। माँ, पिताजी। प्रेम बेटा। माँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। माँ। तभी महेश, वरुण, रिया, दिया चारों उस घर के अंदर आ जाते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं तभी प्रेम और उसके बच्चे तीनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं।
दर्द का ये भयानक मंजर देखकर महेश, वरुण, रिया, दिया खूब रोते हैं। तभी दोनों भाई अपने भाई प्रेम की लाश को सीने से लगाकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। प्रेम भाई। उठ जाओ बच्चों, सरला उठना बिटिया, उठना। आलोक बेटा उठना, आंखें खोलना बेटा, आंखें खोलना। चारों प्रेम और उसके बच्चों को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अब क्या फायदा जब भूख और लाचारी से तड़प तड़प कर एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। दोस्तों, हमें अपनों की कदर तब होती है जब वो हमारे पास नहीं होते।